Hello everyone, Arun Panchal this side. Welcome to QAP Quant by Arun Panchal. तो गाइज आज का हमारा जो सेशन है आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक। सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स लाइक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI है ना। हर टॉपिक में से एक एक दो दो क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हो पाए सेशन के लिए वो मैंने आपका ऐड किया, ठीक है। तो ये आपके लिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, आपका SBI क्लर्क है ना, और आपका IBPS क्लर्क, RRBs के अभी आपके दोनों प्रीलिम्स आपके बाकी हैं। RRB का आपका POB है और RRBs का आपका क्या है, अभी क्लर्क भी होना आपका बाकी है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आपका सेशन यूजफुल है, ठीक है। आप क्वेश्चन इसको विद इन टाइम लिमिट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप मेरे को थोड़ा समझाने में हो सकता है टाइम मैं ज्यादा ले लूं, है ना, बट आप उसको कोशिश करो, एक टाइम लिमिट आप सेट करो, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो कोई ऐसा होता नहीं है प्रीलिम्स में कि आप ना कर पाओ, ठीक है। बट क्या है कि थोड़ा सा एक टाइम का फैक्टर होता है कि आपको उस क्वेश्चन को जल्दी करना है, ठीक। तो कई बार क्या है कि अप्रोच भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो बट मेन क्या है कि आपको टाइम स्लॉट के अंदर ही उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक। तो हो सकता है कि जितने भी आज हम लोग क्वेश्चन करें, एक दो अप्रोच ऐसी मैं यूज करूं, है ना, जो आपके लिए शायद यूजफुल हो, ठीक है ना। या आपका कुछ उस अप्रोच से अगर लगता है कि आपको जो टाइम सेव हो रहा है आपका, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी आई विल सजेस्ट कि जिस जिस अप्रोच से आप कंफर्टेबल हो आप उसी अप्रोच से करो, बट क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना, आप सॉल्यूशन प्लीज इसके मत देखिएगा, पहले वीडियो पॉज करिएगा हर क्वेश्चन में, है ना, फिर उसको आप ट्राई करो खुद से करने का, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपका दिया होगा। Mark price of an article is 75% above its cost price, and after allowing a discount of 20% on the mark price, the selling price is rupees 3360. Find the cost price of the article, ठीक है। अब आप जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो, है ना, परसेंटेज से करो जैसे कंफर्टेबल हो, या आप अगर रेशो से कंफर्टेबल हो तो आप रेशो से कर सकते हो। मान लो देखो कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट्स था, 75% अगर मैंने इंक्रीज कर दिया इसका, तो दैट मीन्स मेरे पास जो MRP आ जाएगा दैट इज 175 यूनिट्स, ठीक है। 20% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, है ना, तो मेरे पास जो जो क्वांटिटी बचेगी दैट शुड बी 80%, है ना। आप इसका 20% निकाल दो, 20% निकालना इसका आसान है। इसका 10% 17.5 है, इसका डबल किया मैंने, है ना, 10 का डबल किया तो 17 दूनी 34 आधा यानी 35 आ जाएगा मेरे पास। तो 35 यूनिट्स का मैंने इसको डिस्काउंट दिया, 175 में से 35 गया मेरे पास, तो मेरे पास कितना यूनिट बचेगा, 140 यूनिट। ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब वो मांग कह रहा है मेरे से कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 140 यूनिट्स की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 3360। 100 यूनिट्स की आप वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज 3360 ओवर कितना आ जाएगा मेरे पास 140 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 14 का दैट इज 14 into 2, 14 दूनी 28 और 5 14 चौक 56, दैट इज 2400 इज योर आंसर। आई होप गाइस आपको क्लियर है, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे कर लो, आपकी चॉइस है। देखो CP और MRP का आपको रेशियो दिया हुआ है ना, 4 और कितना था, 4 और 7, है ना। 75% आपका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। तो अगर CP 4 यूनिट है तो MRP कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ऐसे आपका CP का और किसका रेशियो दिया हुआ है आपको, आपका MRP का, ठीक है। 20% अगर डिस्काउंट है, 20% फ्रैक्शन आपको पता है 1/5, है ना। MRP अगर 5 है तो ये कितना दिया होगा आपको, 4। तो मेरे को यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू दी है ना, SP और MRP के अकॉर्डिंग। चाहो तो आप इन तीनों रेशियोज को एक साथ कर लो, है ना, कनेक्ट कर लो, है ना। MRP अगर 7 है, यहाँ पे MRP आपका 5 दिया हुआ है, इन रेशियोज को कनेक्ट कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 7 से, है ना। ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट 1 बाय 1 करके निकाल सकते हो। तो रेशियोज अगर आप इक्वल कर लोगे दैट इज CP, और ये कितना आ जाएगा MRP, और ये कितना आ जाएगा CP और SP कर लो इसको, ये मेरे पास कितना आ जाएगा MRP, इसका जो रेशियो आ जाएगा, है ना, तो दैट इज 5 into 4 20 आ जाएगा, MRP आ गया मेरे पास 35, 7 into 4 कितना आ जाएगा 28। 28 यूनिट्स का वैल्यू आपको दिया हुआ दैट इज 3360। आपको निकालने कितने यूनिट्स की वैल्यू, 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी, 3360 ओवर 28, है ना, 28 की मल्टीप्लाई फिर करोगे आप 20। अगेन दैट इज द सेम थिंग, रेशियोज, है ना, फैक्टर्स वही मेरे कट करके उन्हीं नंबर से मैं इधर काट रहा हूँ, उन्हीं नंबर से मैं कैंसिल आउट इधर कर रहा हूँ। तो 7 और 4 था ये, है ना, सॉरी
4 का 7 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स आ जाएगा। 7 से कर लो, 7 चौक 28 और 5 7 7 का 8 टाइम्स, ठीक है 480। 5 से मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका आधा कर दिया मैंने, 240 फिर एक जीरो और लगा दिया, दैट इज 2400 इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपसे। A vessel contains 320 liters of milk and water in which the water is 30% of the mixture। ठीक है, 320 का मेरे पास एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर। अब फिर आपके पास चॉइस है गाइस, है ना, जैसे कंफर्टेबल हो, रेशियो परसेंटेज, ठीक है। मिल्क इसने 30% दिया है, सॉरी वाटर 30% है, मिल्क मेरे पास 70% आ गया, यानी जो रेशियो हो गया दैट इज 7:3। इसमें से क्या किया इसने, 120 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड देन एडेड जेड प्लस 20 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, इसने से जैसे ही 120 लीटर निकाला तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी होगी दैट इज 200 ml हो गई। बट मेरे पास रेशियोज तो चेंज नहीं होगा ना, रेशियोज विल रिमेन सेम। आप कुछ भी रिमूव करोगे इसमें से, दैट इज 70:30, जो जो 320 में रेशियो था वही मेरे पास किस में रेशियो रहने वाला है, 200 में रेशियो रहने वाला है। तो दैट इज अगेन 70% एंड 30%, बट इनकी क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी बट रेशियो विल रिमेन सेम। अब आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मिल्क। ठीक है, जैसे आप मिल्क ऐड करते हो तो नेक्स्ट क्या होता है, इन द फाइनल मिक्सचर इन द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द वाटर। तो देखो जैसे ही आपने मिल्क ऐड किया, मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 1 हो गया। तो आप सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर की जो क्वांटिटी इधर थी वही फाइनल मिक्सचर में रहने वाली है, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। तो 200 का अगर 30% निकालोगे दैट इज 60 मेरे पास यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर ये 60 है तो मिल्क मेरे पास कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हो तो जो भी क्वांटिटी में चेंज आएगा टोटल मिक्सचर की, तो वो सिर्फ मिल्क की वजह से आ रहा है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया मेरे पास, 300, है ना। वाटर तो मैंने ऐड किया नहीं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, सिर्फ मिल्क ऐड किया। कितना चेंज आया मेरे पास, 100 ml का चेंज आया। इसका मतलब मैंने 100 ml आपका क्या किया होगा, मिल्क ऐड किया होगा। तो किस फॉर्म में दिया हुआ उसने, Z+20। Z+20 किसके इक्वल हो गया, 100 के। जेड की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 80 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसा पार्ट भी नहीं है अभी तक फिलहाल जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। बट क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया बेसिक पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, है ना, तभी जाके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका टीएसडी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। A boat covered 240 km downstream in 16 hours. In still water, it takes 8 hours longer to cover the same distance. Find the time taken to cover upstream. है ना, देखो डायरेक्ट सारे नंबर्स मुझे दिए हुए हैं तो मेरे पास डायरेक्ट डाटा निकल जाएगा। देखो 240 का डाउन स्ट्रीम है, अगर मैं 16 आवर से कर रहा हूँ ना, तो 8 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 का 3 टाइम्स, यानी मेरे पास जो स्पीड आ गई बोट की, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी बोट प्लस स्ट्रीम, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, 2 का 15। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इन स्टिल वाटर, है ना, सिर्फ अगर बोट अपनी यूजुअल स्पीड से करे, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्पीड बोट की स्पीड से, तो वो 8 घंटे ज्यादा लेती है सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 16 टाइम था मेरे पास, अब 8 घंटे ज्यादा ले रही है, तो अब वही सेम डिस्टेंस 24 आवर्स में ट्रैवल हो रहा है। दैट इज सिंपल। तो 240 का डिस्टेंस है और मैंने कितने आवर्स में किया, 24 से। तो मेरे पास बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में, दैट इज 10। और बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड 15 है, दैट मीन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी दैट इज 15, है ना, और उसमें से 10 में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी स्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास 5 किलोमीटर पर। मांग क्या रहा है आपसे, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन मेरे पास स्पीड इस बार कौन सी है, आपकी अपस्ट्रीम स्पीड दी। अपस्ट्रीम निकल जाएगी मेरे से, बोट की स्पीड 10 है और स्ट्रीम की स्पीड 5 है। 10 में से 5 गया, मेरे पास 5 आ गई, दैट इज 5 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 20, यानी 24 आवर्स मुझे लगेंगे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में अपस्ट्रीम स्पीड से। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम फॉर रुपीज फॉर on a sum for 2 years at 20% per annum is 380 more than the compound interest earned on the same sum for 2 years at 18% per annum compounded annually. Find this.
ठीक है। अब देखो इन इस टाइप के क्वेश्चन में ना SICI में अगर नंबर्स आपके पास अच्छे दिए हुए कंफर्टेबल अगर है, यानी यूजुअली जो हम लोग स्मूथ नंबर्स यूज करते हैं ना, तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना, तो आप अपनी चॉइस से इसको करिएगा कि अगर बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है ना, तो एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात नहीं कर रहा। यहाँ तो आपको अटेम्प्ट करना ही है क्योंकि यहाँ तो आपको सीखना है ना। तो अगर लग रहा है कि ठीक है आता भी है बट थोड़ा सा लेंदी लेंदी हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको स्किप मार दो, इसकी जगह शायद कोई और क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन स्किप वाला नहीं है, ठीक है, ये अटेम्प्टेबल है। तो आप देखो देखो क्या होता है कि 2 साल का अगर डिफरेंस है ना, एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, हालांकि कोई शॉर्टकट नहीं है, बट वो क्या है हम लोग याद कर लेते हैं उसको, है ना, जब बार बार वही चीज आ रही है तो एक बेसिक मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो बार बार एक सेम रिजल्ट आता है, उसको याद कर लेते हैं, है ना। 2 साल का डिफरेंस SI और CI का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम हो, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग दिया होगा, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो सपोज यहाँ पर 20 था, यहाँ पर भी अगर आपका 20 दे दिया होता या कुछ 18 दिया होता, तो डायरेक्ट में क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ SI/CI। जो भी SI/CI का जो भी डिफरेंस होता है वो 2 years का आपके पास, बट यहाँ पे तो रेट आपका अलग अलग है ना, तो अगेन यू हैव टू यूज योर बेसिक्स। ठीक, अब देखो कैसे कंफर्टेबल हो आप, रेशियो से करो परसेंटेज से करो, आपकी चॉइस है। देखो सेम प्रिंसिपल है ना, एक बार 20% से इसने SI कैलकुलेट कराया, एक बार आपका CI कैलकुलेट कराया 18%। देखो 2 साल का आप आराम से कर सकते हो, है ना। 20 का 2 टाइम्स, देखो SI में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 40% हो गया हमारे पास। CI देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको, है ना, 18 18 यानी 36, और 18 का स्क्वायर दैट इज 324, दैट इज 3.24, दैट इज 39.24% मेरे पास आना चाहिए। स्मूथ नंबर से 2 साल का आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक बार बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है ना, A+B+A into B/100, A+B+18 यानी A into B/100, तो 18 कितना हुआ 36, 18 का स्क्वायर दैट इज 3.24, 24 मतलब 324 डिवाइड बाय 100, तो 3.2। 20 30 के तो आपके स्क्वायर्स नॉर्मली आपको याद ही रहते हैं, है ना, नहीं भी हो तो प्लीज करना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। 36 प्लस दैट इज 39.24% मेरे पास क्या आ जाएगा CI, दिस इज 39.24%। तो इन दोनों का गैप आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज 380, गैप देख लो 0.76% का है ना। ये एक तो गैप ही होगा 0.24 और हटा दो 0.76, दिस इज इक्वल टू 380, 0.76% ऑफ द प्रिंसिपल नंबर, तो 100% की वैल्यू मुझसे मांग रहे हैं। 380 ओवर 0.76, 0.76 है तो ये ध्यान रखिएगा, डबल जीरो आप लगा दो, ठीक है। तो 19 का कितना टाइम से 19, यानी ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हाँ 19 का पूर्ण डबल जीरो लगेगा ना, दैट इज 2000, है ना। और 19 का ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज 19 2 19, 4 4 का 5, 500 आ गया। और 100 के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो 100%, just 50000, so answer of this question is 50,000। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है इसको, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था मैंने बता दिया, हालांकि इसमें इतना लिखने की भी शायद जरूरत नहीं थी, आपको ओरली पता होना चाहिए 18 का कैसे सक्सेसिव होता है, 18 प्लस 18, 18 का स्क्वायर किया दैट इज 324, 39.24% आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स इन शॉप हाफ वर सोल्ड। ठीक है जी, टोटल में से मैंने क्या किया, आधे आपके सोल्ड कर दिए, है ना, हाफ ऑफ द सोल्ड कर दिए। द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड आर 30% ऑफ द आर्टिकल सोल्ड। ठीक है जी, तो आप इसको परसेंटेज से करो, है ना, या फ्रैक्शन से करो। देखो टोटल जो भी आर्टिकल थे मुझे मिला उसका आधा मैंने सोल्ड किया, ये सोल्ड आपके पास है। उसमें से क्या बोल रहा है, जो पेन सोल्ड हुए हैं दैट इज 30% ऑफ द आर्टिकल सोल्ड। अब ये वाला आर्टिकल सोल्ड है, इसमें से अगर पेन्स की बात करूं, पेन्स मैंने कितने सोल्ड किए, इसका 30%, 5 into 3 यानी ये आ गया मेरे पास 15%, 15% किसका, टोटल आर्टिकल। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इज 80% लेस देन द पेन सोल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो पेन सोल्ड आ गया 15%, उसके बाद कह रहे थे पेंसिल मैंने सोल्ड किया वो 80% कम है, किससे, पेन सोल्ड से। इसका मतलब अगर वो 80% कम है तो पेंसिल किसका होगी, इसका 20% सोल्ड हुआ होगा। क्लियर है, 15 दूनी 30 यानी फाइनल कितना आ गया मेरे पास 3%। ठीक है, यही क्वांटिटी आपको इसने दे रखी है।
Number of pencils sold are 360. That means 3% is equal to 360. Find the number of articles sold. आर्टिकल सोल्ड मांग रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा ना, टोटल नहीं मांग रहा है, सोल्ड मांग रहा है। ठीक, तो आप देखो 3% 360 के आपसे 50% की वैल्यू 360 ओवर 3 है ना, 3 का दैट इज 120 और 120 को 50 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, यानी 6000 आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो यार ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 12,000 आई थिंक, जब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड है ना, आप जाने के 6,000, या हो सकता है यहाँ पे क्या है कि टोटल बिक्री, आई मीन टोटल इसने अगर वो मांगता है ना, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं आपके पास आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स इन शॉप, ठीक है, हाफ और फुल, तो टोटल आर्टिकल्स का आई थिंक मैंने ऑप्शन जब सेट किए होंगे तो ये कर दिया होगा, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। जो इस क्वेश्चन में मांगा है इसने आर्टिकल सोल्ड, वो तो आपके पास 6,000 ही है, बट ऑप्शन से अगर 100 की बात करूं तो इसका डबल आ जाएगा, दैट इज 12,000, ठीक है, तो टोटल आर्टिकल्स इतने, सोल्ड इसमें से इतने, तो आप चाहो तो सोल्ड कर लो, या अगर टोटल आप निकालना चाहते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल सोल्ड 6,000 है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग आपकी एरर है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है आपसे। There are two numbers P and Q. The average of P and Q is 140 and the sum of P and Q is equal to 160% of A. A नहीं है guys, sorry. ये that is 160% of P आपका दिया, ठीक। देखो दो नंबर्स आपके दिए हुए P प्लस Q, एवरेज उनका दिया हुआ है, that is एवरेज कितना है 140, P प्लस Q किसके इक्वल आ गया 14 इंटू 2 कितना आ गया 280, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड अगेन द सम ऑफ P and Q is equal to 160% of P, इन दोनों का जो सम है दैट इज 160% ऑफ पी, ठीक है, वैल्यू मांग रहा है 40% ऑफ पी और क्यू के डिफरेंस की। अब देख लो, वैसे ही देखने से पता चला, देखो पी प्लस क्यू 160% ऑफ पी, ये तो आपके पास 100% है ही ना, इसका मतलब क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 60%, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पी और क्यू आ गया, दैट इज 100 यूनिट, और अगर ये 100 यूनिट है तो ये मेरे पास कितना यूनिट हो जाएगा 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, क्लियर है, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, सम आपको कितना दिया हुआ है 280 आपको दिया हुआ है ना, तो इन दोनों का सम है और मुझे डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, उसका 40% आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप मैं इसका रेशो निकालो दैट इज 5 है ना, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 और 3 का रेशो आ गया, ये 100 और 60 कर लो, है ना। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, तो सिंपल था पी और क्यू दैट इज 160% ऑफ पी दिया, तो पी क्यू इज इक्वल टू, देखो ये तो अपने पास 100 है ना, 160 में से 100% गया दैट इज 60% ऑफ पी, तो Q और P का रेशियो आ गया दैट इज 60 ओवर 100 है, चाहो तो आप 160 से कर लो, आपकी चॉइस से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 ओवर, ठीक। सम दिया हुआ है इसका 280, अब आप समझना P और Q का सम दिया हुआ है ना, 5 और 3 के रेशियो में इसका सम है 280, मुझे निकालना क्या है 40% निकालना, 40% इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो आप देखो टोटल इनका कितना है 8 यूनिट की वैल्यू 280 दी हुई है, इनका जो डिफरेंस है कितने यूनिट का है 2 यूनिट का डिफरेंस है ना, तो इसका 1/4 कर दो, तो सिंपल इसका 1/4 कर दिया 70 आ गया, ठीक है, 2 यूनिट 70 आ गई, उस डिफरेंस का भी मुझे 40%, तो 40% ऑफ 70 दैट इज 7 into 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, ठीक है, ऐसे था 5 और 3 8 यूनिट है, 8 यूनिट अगर 280 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी 280/8 है ना, फिर वो किसका मांग रहा है डिफरेंस, डिफरेंस यानी है आपको 2 यूनिट निकाल लो, तो मैंने भी सिर्फ इतना किया है कि उसको 8 से 2 जाना, तो डायरेक्ट मैंने इसका 1/4 कर, ठीक। चॉइस आपके ऊपर है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, Arun rolls two dice. Okay, find the probability that one dice shows an even number and the other shows a number that is neither a multiple of a multiple of 2 nor a multiple of 3.
ये गाइस अच्छा क्वेश्चन है ना। आप एक बार प्लीज इसको देखो। देखो दो डाइस है, मुझे पता है 6 रेज़ टू द पावर आउटकम्स होते हैं टोटल दो डाइस में, ये तो मुझे पता है टोटल आउटकम्स कितने 36, ठीक है। अब दो डाइस है मेरे पास, वो कह रहा है कि एक डाइस पे तो हमेशा मेरा इवन नंबर आना चाहिए, तो एक डाइस पे इवन नंबर आएगा, यानी कि या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, आपके पास 6 आ सकता है ना। मेरे पास ये तो नंबर होते हैं डाइस पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये इंपॉर्टेंट था ना, ये एक अच्छी इसने इंफॉर्मेशन दी है कि अब दूसरे डाइस पे, एक डाइस पे तो मेरे पास इवन आ गया, दूसरे डाइस पे जो बोल रहा है कि दैट शुड बी मल्टीपल, ना तो दो का मल्टीपल होगा ना तीन का मल्टीपल होगा, तो सिंपल है ना दो का मल्टीपल ना ही तीन का मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, ना तो वो 2 होगा ना 3 होगा, है ना, और ना ही 4 हो सकता, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। 5 पॉसिबल है और 1 पॉसिबल है। 6 अगेन दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। वो कह रहा है कि एक डाइस पे तो इवन नंबर आने चाहिए और दूसरी डाइस पे आपके पास क्या आना चाहिए, ना तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल है भाई, 1 है ना, ना 1 तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, दैट मींस 1 तो मैं एक केस ले सकता हूँ। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड नहीं लूंगा, 2 नहीं लूंगा, 3 नहीं लूंगा, 4 नहीं लूंगा, 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, दैट मींस ये पे। अब देखो समझाने में टाइम लग रहा है आपको, इजीली आप कर सकते हो उसको, है ना, अगर अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। अब देखो पहली डाइस पे अगर 2 है तो इस पे क्या क्या आ सकता है, एक केस में बना के दिखा रहा हूँ, देखिए 2 और 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 2 और 5 हो सकता है। अब इसके आप इनवर्स केसेस करो, है ना, 2 1 या तो फिर क्या आ सकता है 1 और 2 आ सकता है, या 5 और 2 आ सकता है, ठीक। ऐसी एक नंबर से, ऐसी इसका 4 और या तो 4 1 आएगा या कितना आएगा 4 5 आएगा, इसके दो केस बने, इन दो केस का इसका इनवर्स करो, तो यहाँ से भी आपके 4 केस, यहाँ से भी आपके 4 केस और यहाँ से भी आपके क्या हो जाएंगे 4 केस हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे 12 होंगे, 12/36 दैट इज 1/3, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप थोड़ा लर्निंग पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, है ना, कि चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार मैं और बता देता हूँ, देखो है ना 2 4 6 पहली डाइस पे इवन आना चाहिए, और दूसरी डाइस पे वो कह रहा है या तो नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3, दैट मींस 1 और 5 भी पॉसिबल हो, तो इसके केस क्या बने 2 1 और 2 5, ऐसे इसका इनवर्स कर दिया केसेस का 5 2 और दैट इज 1 एंड 2, ऐसे 4 का आप देख लो, है ना, हर एक के दो दो, इस पे दो 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 आ रहा है, दैट इज 4 1 क्या आएगा, या तो 4 2, या फिर इसका इनवर्स कर दो 2 4, या फिर 1 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से भी आपके 4 केसेस बने, टोटल फेवरेबल हो गए 12। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका। A train P of length Z meters runs at 180 km per hour cross a pole in 24 seconds. The length of train Q is Z plus 600. That means जो भी ट्रेन P की लेंथ है उससे 600 मीटर ज्यादा है, रन एट इतना और क्रॉस ए ब्रिज एट 960 मीटर्स इन t seconds. Find the value. ठीक है गाइस, तो आप देखो ट्रेन ट्रेन की लेंथ निकाल सकता हूँ मैं, ट्रेन P की जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखिएगा, 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम फैक्टर आता है तो इस फैक्टर का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर होता है, हर बार इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया 24, दैट इज 18 का कितना टाइम्स आ गया 10 टाइम्स आ गया, है ना। तो 24 यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, 24 का आधा यानी 12, यानी मेरे पास जो जो ट्रेन की पी की जो लेंथ आ गई दैट इज 1200 मीटर। अब ट्रेन क्यू की जो लेंथ है जेड प्लस 600 है, तो ट्रेन इसकी जेड प्लस 600 यानी 1200 प्लस और 600, इसकी जो लेंथ आ गई मेरे पास 1800, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेन है वो आपको किसको क्रॉस करती है, 960 मीटर का आपको क्या दिया हुआ, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ब्रिज दिया हुआ है, इसकी स्पीड भी दी हुई, तो टाइम मांगे, दैट इज सो सिंपल, है ना, ट्रेन की लेंथ प्लस आपके ब्रिज की लेंथ दैट इज 960, ठीक है। टाइम मांग रहे आ गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप देख लो। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका हमेशा रहेगा, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा से नंबर्स में ना मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कैलकुलेशन में, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, मॉडरेट है ना, तो इसलिए मैं नंबर्स को हमेशा ब्रेक करके करता हूँ, है ना, मिनिमम से मिनिमम नंबर्स में। अगर आप इसको डायरेक्टली देख के ऐड करके कर पा रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग, आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। 1800 960 हो गया,
स्पीड अगेन 108 किलोमीटर पर आवर है। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे 5/18 से मैं इसको मल्टीप्लाई, तो दिस इज अगेन 18 का कौन सा टाइम से 18 पंजे 18 6 6 पंजे 30, तो 30 आ गए यहाँ पर है ना। अब 1800 को 300, एक तो ये आ गया 1800 प्लस 9 960 है ना। तो अगर 3 से करूंगा तो एक ये आ जाएगा मेरे पास 60, ठीक है। एक बार इसको 3 से कर रहा हूँ तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 टाइम्स 3 का 2 टाइम्स दैट इज 60 प्लस 32, 92 मिनट्स या सेकंड जो भी है आपके पास वो, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, बट कितनी जल्दी आप कर रहे हो उसको वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे। P&Q started a business with investment of rupees 3200 and 2400. Okay. After 9 months, P withdraws 25% of his investment, and at the end of the years, P's share of profit is what percent of Q's? देखो, रेशियो से कर लो, नंबर से कर लो, आपकी चॉइस है। इन्वेस्टमेंट रेशियो इसका कितना दिया हुआ है ना, यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, 4 का 8 टाइम्स, 4 का 6 टाइम्स, 8 4 जा और 8 3 जा। इन्वेस्टमेंट 4 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है ना। तो मेरे पास क्या है कि आफ्टर 9 मंथ्स पी ने विड्रॉ किया 25%, तो पी इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालो। देखो 4 का क्या था 9 मंथ्स के लिए, तो ये था है ना, और इसने क्या किया 9 महीने बाद इसने आपका इन्वेस्टमेंट का 1/4 निकाल लिया, तो इसका 1/4 निकाल लिया। इसके बचा कितना होगा 3, रेस्ट 3 मंथ्स के लिए बचा हुआ है ना। और इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं है, दैट इज 3 × 12 है ना। 4 9 36 और 9 3 3 9 36 और 9 45, ये आ गया 12 ये कितना आ गया 36। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया 9 5 45 9 4 36। तो ये पी का प्रॉफिट है और ये आपका क्यू का प्रॉफिट है। वो वही मांग रहा है, पी का प्रॉफिट क्यू के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है ना, सिंपल था। नंबर्स इसको और छोटा करना चाहो देख के 3 और 1 कर सकते थे यहीं पे है ना, बाकी आपकी चॉइस है ना, जो चीज जैसे एकदम से क्लिक हो जाए वही वही आपका बेस्ट मैथ है, ठीक है। 5 4 है, क्यू से देख लो, बेस क्यू है, दोनों का डिफरेंस 1 है, 1/4 यानी कितना ज्यादा है 1/4 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 25। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस है ना। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 44 डेज अलोन एंड क्यू कंप्लीटेड इट इन 66 डेज अलोन। पी ने 44 डेज में किया और क्यू ने आपका कितने में किया 66 डेज में। He started the work on and complete 54.5454%, ठीक है। Find the time taken in P and Q together to finish the remaining। देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, और ये एक फ्रैक्शन है और ये बहुत नोन फ्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत अजीब फ्रैक्शन है जो आपको ना पता हो। फिर भी एक बात बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। देखो 1 मुझे पता है ना, 1 और 11 फ्रैक्शन कितना होता है 9.09 है ना, और इसको इंटरचेंज करते हैं 1/9 कितना होता है 11.11। यहाँ से देखते पता चलना चाहिए 9 का मल्टीपल है 6 टाइम्स है ना। 9 का अगर 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 54, दैट इज 54 अगेन दैट इज 54 एंड सो। मैंने क्या किया इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था आपका 6/11, मैंने 6/11 को चेंज करके इसको 54.54 कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको एफर्ट और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक। तो अब मुझे पता चल गया, ठीक है, ये क्लियर है आपको है ना। अगर P और Q एक काम को इतने डेज में आपका कर रहे हैं है ना, इसने क्या किया है कि P ने आपका 6/11 ऑफ टोटल वर्क कर दिया, अब बचा कितना 5/11 ऑफ वर्क। मुझे इससे मतलब है 5/11 ऑफ वर्क P और Q से मिलके कराना है कितने डेज में। तो अगेन आप देख लो, रेशियो चॉइस है आपकी, एलसीएम जैसे मर्जी करते हो आप। देखो देखो P ये टाइम का रेशियो है ना, दैट इज P और Q, ये मेरे पास डेज दिया हुआ है, दिस इज फॉर द डेज, ठीक है। इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा इनके टाइम का इनवर्स कर लो है ना 44, दैट मींस इसकी जो एफिशिएंसी रेशियो आ गई दैट इज 3:2। क्लियर है ना। तो बात वही है 44 इंटू 3 टोटल वर्क, 66 इंटू 2 चॉइस आपकी है, टोटल वर्क आप ऐसे निकाल लो, टोटल वर्क आ गया 644 इंटू 3, ठीक है। मैंने क्या किया टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया 3:2। आप चाहते हो तो एलसीएम से कर सकते हो, ये एलसीएम ही लिया है मैंने है ना, कैंसिल आउट करके वही सेम चीज आनी है। टोटल वर्क आ गया दैट इज 44 इंटू 3। अब वो क्या कह रहा है कि 6/11 कर चुका है ना, उसके बाद का जो बचा है, तो इस टोटल वर्क का 5/11 आपके पास बचा हुआ था, वो आपको किससे कराना है गाइस
पी और क्यू मिलके कर रहे हैं, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी है 3+2 यानी दैट इज 5 से 5 कैंसिल आउट हो, 11 से कितना टाइम चला गया 4, 4 3 यानी कितने डेज आ गए आपके पास 12 डेज। ठीक है, तो जो भी शायद थोड़े अजीब से नंबर्स लग रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए आपके सारे के सारे। एक बार और चेक कर लो, है ना, मैंने कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। दैट इज 44 into 3 था, अच्छा 5 6 5 by 11 है ना, और फिर 5 मिनट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपसे, Arun is 20 years old and present age of Nancy is 20% less than that of Arun. अरुण की एज नैन्सी की एज, अरुण अगर 20 साल का है ना, नैन्सी 20% एज कम है, इसका 20% कम कर दो, है ना, 2 to 4 यानी इसकी एज आ जाएगी 16, इसका 80% आठ दो 16। If the age of Kabir after 10 years is equal to the average present age of Arun and Nancy together. Okay. देखो कबीर की एज ये थी प्रेजेंट, इसके 10 साल बाद ये होगी, वो किसके इक्वल दी हुई है, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड नैन्सी, दैट इज अरुण प्लस नैन्सी डिवाइड बाय 2, दैट इज 20 प्लस 16 बाय 2, 36 बाय 2 दैट इज 18, है ना, k प्लस 10 कितना आ गया 18, सॉरी, तो मेरे पास कबीर की प्रेजेंट एज आ गई, दैट इज 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा 18। ओके, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8, 8 नहीं, ऑप्शन नंबर ए, एंड नंबर्स इज 8 years। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका मेंसुरेशन से, रेशियो ऑफ टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1:3। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस इज 117, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखो देखो ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, जब आप इसको कट करते हो हेमिस्फीयर, है ना, जैसे आप कट करते हो तो दिस इज, ये आपका थोड़ा सा ये हेमिस्फीयर बनता है, ये आ जाए। अब देखो मुझे टोटल सरफेस एरिया तो पता होता है ना, कितना होता है 4 πr², टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्स का, ऑल कर्व्स का, जैसे आप इसको कैंसिल आउट करते हो दैट मींस ये वाला जो पोर्शन आ जाता है ना, सिर्फ ऊपर का कर्व कर्व वाला, वो तो आपके पास 2 πr² हो जाता है। बट क्या होता है सेमी हेमिस्फीयर में नीचे वाला पोर्शन भी होता है, ये नीचे वाला सर्कल आप वो भी आपका क्या करोगे ऐड करोगे, दैट इज पाई, ठीक है, तब जाके इसका पूरा का पूरा टोटल सर्फेस, जब कर्व तो हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 2 πr², टोटल का 4 πr² है, हाफ का कितना होगा 2 πr, बट ये वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाता है ना जब मैं इसको कट करूंगा, तो हेमिस्फीयर में πr² और ऐड करूंगा, तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 πr। ओके, तो वो यहीं से बोल रहा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ना, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर तो दैट ऑफ स्फीयर, तो पाई है ना r², इसका कितना था 3 पाई, इसका स्मॉल मान लो r², है ना, और टोटल स्फीयर का है दैट इज 4 πr², इसका रेशियो आपको दे दे दैट इज 1:3, वैसे कैंसिल आउट होना चाहिए, दैट इज r² ओवर r² कितना दे दिया, दैट इज 4/9 आपको दे दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करूं r और r की, दैट मींस वो 2 और 3 की रेशियो में आपके पास आ जाए, ठीक है। अब वो क्या क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेडियस इज 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और 9, दैट इज ये ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, तो उसको मान लो स्क्वायर का रेशियो 4x 9x मान लो, सिंपल, यहाँ से आप स्क्वायर कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास, है ना, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 to 3 r² कर दिया, दैट इज 2x², और सॉरी 4x² एंड अगेन दिस इज 9x², तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 13x², 13x² इज 117, x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ गई 3 into 2 6, 3 into 3 is 9, वैसे भी यहाँ से पता चल रहा था 4 और 9 है, डायरेक्ट आप ले लेते 4 9 13, x की वैल्यू कितनी आ जाती 9 आ जाती, 9 4 कितना हो जाता 36, है ना, और ये कितना हो जाता 80, ठीक है, वो मैटर कुछ कुछ ऐसा नहीं है ना, वो आप नॉर्मली जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। x आ गया 3, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, r और r का रेशियो आ गया था 2 और 3, मैंने इसका स्क्वायर किया क्योंकि इनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज 170, तो रेडियस x की वैल्यू 3 आई, तो स्मॉल r यानी हेमिस्फीयर का निकाल, तो हेमिस्फीयर के मेरे पास कितना आ जाएगा 2 into x रेडियस,
दैट इज 3 into 2 6। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू इसका कितना दिया है, रेडियस 6 है, 6 का क्यूब। तो नंबर्स आसान है, पाई को कितना लेना है मुझे, यहाँ पर 3 लेना है, ठीक है, ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, दैट इज 216। 216 का डबल कर दो, दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आपकी यूनिट आपकी दी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा क्वेश्चन था गाइस, है ना, थोड़ा थोड़ा सा है ना, देखने में लग रहा है इतना काम करना है आपको, है ना, बट नंबर्स इसके स्मूथ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। अर्न सोल्ड एन आर्टिकल पी एट 16 2/3, है ना, दैट इज 16.66% प्रॉफिट। आर्टिकल को Z% लॉस पे सेल किया है, सच दैट ओवरऑल देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस अर्नड बाय, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इफ सोल्ड एट ईच आर्टिकल एट रुपीस वाई। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, है ना, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो P और Q दो आर्टिकल है मेरे पास, है ना, दैट इज CP और SP। P का तो मुझे पता है ना, सॉरी 16.66 यानी 1/6, 1/6 प्रॉफिट पे बेच रहे हो। सिर्फ P की अगर बात करो, 6 और 7 का रेशियो आ गया, क्या आ गया, CP और SP का रेशियो, दैट इज प्रॉफिट। अब वो क्या बोल रहा है, क्यू को लॉस पे तो सेल किया, बट उसका लॉस नहीं पता मेरे को कितना है। कंडीशन क्या है कि ओवरऑल इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना कॉस्ट प्राइस टोटल दोनों का आएगा, उतना ही आपके पास क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी ऑफ टोटल। तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या दिया कि फाइंड द वैल्यू दैट इफ द ही सोल्ड ईच आर्टिकल एट रुपीस वाई। अगर हर आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच रहा है, भाई रुपीस वाई मतलब क्या होगा, दोनों को सेम पे बेच रहा है, दैट मीन इसका सेलिंग प्राइस जो होगा, है ना, पी का अगर सेलिंग प्राइस 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू का भी सेलिंग प्राइस कितना होगा गाइस, 7 होगा। दैट इज वेरी वेरी ट्रिकी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, है ना, ट्रिकी तो नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, है ना। देखो वो क्या बोल रहा है कि पी को तो मैंने 16.66% प्रॉफिट पे सेल किया, उसके बाद ना तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट मींस मैंने ये पता लगा लिया कि ओवरऑल सीपी और एसपी दोनों का मिला के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट क्या था, ये सोल्ड ईच आर्टिकल एट रुपीस, वही दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ 7 पे, 7 यूनिट्स पे, इसको भी सेल करूंगा 7 पे, इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 14, दोनों का मिला के। ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, दैट मींस इसको भी मैं किस पे सेल करूंगा, ओ सॉरी, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी मिला के कितना आना चाहिए, 14, ठीक है। पी यानी इसका अगर कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है, तो ये 14 है कंबाइंड, तो दोनों अगर क्यू का दोनों का 14 है, तो क्यू का मेरे पास कितना आ जाएगा गाइस, 8 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो 8 ये था, 7 ये था, मेरे पास क्या मांग रहा है, लॉस मांग रहा है, तो लॉस किस पे कैलकुलेट करूंगा, 8 पे 8, डिफरेंस कितने का, 1, दैट इज 1/8 कितना आ जाएगा, 12.5। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर टाइम स्पीड डिस्टेंस। बाइक, a car and a bike have a speed of 40 और 45 किलोमीटर पर, कार की स्पीड 40 है, बाइक की स्पीड 45 है। The car and the bike can cross a distance of z kilometer in m hours and n hours respectively। कैन ट्रैवल होगा यार, क्रॉस ठीक है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रैवल क्रॉस कौन सा ट्रेन है ना, जिसपे इफेक्ट पड़ेगा रिलेटिव स्पीड का, दैट इज ओके। फाइंड द रेशियो, the ratio of m is to n is 9 is to 8 respectively, find the value of z। अच्छा जी, देखो कार की स्पीड इसने दे दी आपकी 40, है ना, बाइक की स्पीड इसने कितनी दे दी आपकी 45। वो क्या बोल रहा है कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया z, क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ z किलोमीटर इन n hours and n hours left। अच्छा, क्रॉस अ डिस्टेंस, कार और बाइक क्रमशः दिखंड z किलोमीटर। अच्छा यार ये पता है क्या होगा, कैन क्रॉस अ सेम डिस्टेंस, दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना दैट शुड बी सेम, है ना। तो आई थिंक यही बोल रहा है, जो कार की स्पीड आपकी 40 है, बाइक की 45 है, वो बोल रहा है कि इसने भी आपका जेड किलोमीटर ट्रेवल किया है, बोल नहीं रहा, आप उसको लिख लो, है ना, क्योंकि ये
अगेन यार रियली सॉरी फॉर दिस ना, थोड़ा सा आपका टाइप करते हुए आपका वो हो गया है ना, टाइपो से टाइपो मिस्टेक। कार आपका ट्रैवल कर रहा है, कार की स्पीड है 40, बाइक की 45 है। बोल रहा है कि जेड किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, इसने जो टाइम लिया है आपका एम लिया है, और इसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है जेड किलोमीटर, दैट इज फॉर एन आवर्स। इसका जो रेशियो दिया हुआ है एम और एन का, दैट इज 9:8। सिंपल कैलकुलेट कर लो, दैट इज डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, स्पीड इसकी दी है 40, टाइम कितना है, टाइम का रेशियो दैट इज 9x। ठीक है, अगेन दैट इज 45 और इसका कितना दिया 8x, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दैट इज 14 तो ऑलरेडी सेम आएगा जब दिया हुआ है तो, है ना। जेड निकालना है तो जेड तो वैसे ही निकलेगा ही नहीं यार, है ना। भाई इसने खुद ऑलरेडी सेम दे दिया ना, तो दैट इज 9 into 4, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा ये है ही नहीं, मैं इसको निकाल ही नहीं पाऊंगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई। अगेन इट्स वेरी नो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था स्टार्टिंग में कि हाउ टू डील ना, बट एक पॉइंट शायद मैंने मिस किया था, दैट इज दे क्रॉस अ सेम डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, ये आप ऐड कर लेना। उसके बाद भी आप देखो ना, वो ऑलरेडी बोल रहा है डिस्टेंस, आप खुद देखो भाई, एक ही स्पीड है, ये बोला 40 है ना, 9x टाइम दैट इज 360 x तो मैं पता नहीं लगा पा रहा ना, और उधर 45 है, दैट इज अगेन दैट इज 8x, दैट शुड बी 360, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी सेम बोल रहे हैं, कैसे पता लगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तीन फैक्टर होते हैं सॉरी, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। इसने सिर्फ स्पीड दी हुई है आपके पास, टाइम का रेशियो दे दिया ना, कोई ऐसी कंडीशन दी इसने, है ना, कि कुछ आपका कोई और फैक्टर ले रहे हो, सेम डिस्टेंस है यानी सेम टाइम पे मैं पहुंच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो आई कैन नॉट फाइंड इट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने वो देख लेते हैं। अगेन इट्स अ क्वेश्चन फॉर टाइम स्पीड डिस्टेंस। car travels three equal distances at a speed of 20, 40 and 30 respectively in a total of 45 minutes. Okay. Find a total distance traveled by the car. तो total distance equal है ना, हर बार इसने 1 किलोमीटर किया है, इस 20 किलोमीटर की स्पीड से पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया। दूसरा अगेन है सेम डिस्टेंस a यानी डिस्टेंस ओवर 24, अगेन टाइम दैट इज a ओवर 30, टोटल टाइम है 45 मिनट्स। बट ध्यान रखना ये मिनट्स में आपका दिया हुआ है ना, और ये स्पीड है किलोमीटर पर। अगेन इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एलसीएम, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60, 120 हो जाएगा, 120 ले लो, कोई 24 का मल्टीपल है ना, तो 2 दैट इज 6 टाइम्स, और 24 दैट इज 5 टाइम्स, दैट इज 5a, और 3 4 दैट इज 4a। ठीक है, 45 मिनट्स से इसको आवर्स में कर रहा हूँ मैं, दैट इज 3 और 4, 6 5 11 4 15, 15 ओवर 120 दैट इज 3 ओवर 4, 15 का 8 टाइम्स, ए की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 8 के 24, 24 अपॉन 4 दैट इज 6, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मांग क्या है आपसे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, दैट इज नॉट 6, टोटल डिस्टेंस इज 3, ओके, दैट इज 3 into 6, 6 into 3 that is 18। So answer of this question is option number B। चलिए गाइस नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। The sum of the 6 consecutive odd numbers is 492, 6 odd numbers है ना, उसका जो सम है that is 492 सॉरी, और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से 5 आपके पास, ठीक है, और उसका आपको कितना दिया है 470, इधर आपको कितना दिया हुआ है 492। फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। देखो गाइस द चॉइस इज योर्स, है ना, हाउ टू डील इट विद। ठीक है, देखो यहाँ से पता चल रहा है कॉन्जिक्यूटिव, दैट इज इवन कॉन्जिक्यूटिव है, तो यानी अगर पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा चौथा पांचवा, दैट मींस एवरेज जो होगा वो थर्ड नंबर होगा। इन दोनों में गैप 2 का है, हर एक में 2 2 का गैप होगा, जैसे मर्जी डील कर लो, इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज थर्ड नंबर होगा, है ना। इससे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो एवरेज क्या होता है इक्वी डिस्टेंस होता है। तो अगर इसका देखो दैट इज 470 एवरेज थर्ड नंबर आ जाएगा, दैट इज 470 एवरेज 5, 5 नेम 45, 5 34, यानी ये थर्ड नंबर एवरेज हो जाएगा, दैट इज 94।
4 कम किए तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 90 हो जाएगा। ठीक है, देखो वे ऑफ, है ना, आपको कैसे सॉल्व करते हो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, बट दैट्स इज वेरी गुड, जो मेरे को एकदम से क्लिक किया है ना। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, क्लिक करने वाली बात ऐसी है ही नहीं, दैट इज वेरी नॉर्मल, एवरेज है मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक, थोड़ा सा आप देख लो अगर आपको कंफ्यूजन है। देखो 5 इवन नंबर दिए, सेकंड वाले की बात तो ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या लोगे, दैट इज एक्स, अगला क्या होगा एक्स प्लस 2, फिर क्या होगा एक्स प्लस 4, फिर क्या होगा एक्स प्लस 6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 8। सॉरी, अब सबका सम सम आपको दिया हुआ इसने, वो कितना दिया आपको, दैट इज 470। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5, दैट इज 5x, वो तो मुझे पता ही है ना। अच्छा 14 4 18 और 2 20, 5x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 470। ठीक है, 5x ये आ गया मेरे पास 450, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, वही मैंने डायरेक्ट कर दिया आपको, कैसे कर दिया, एवरेज ले लिया मैंने, एवरेज पता मुझे थर्ड नंबर 470 है ना, ऐसे कर लिया। ऐसे ही मैं आपका आपका सेकंड वाला पॉइंट करूंगा, फर्स्ट वाला पॉइंट करूंगा, अगर आपको फर्स्ट वाला पॉइंट भी अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है तो आप ऐसे कर लो, है ना, इसको हटा दो। अब अगेन आप देखो, आप यही तो मानोगे, इसको y मान लिया, दैट इज अगेन y प्लस 2, y प्लस 4, y प्लस जो भी आपका 6, है ना, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1 2 3 4, y प्लस 8, और ये कितना आ जाएगा y प्लस 10। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर है ना, अब इसका सम कितना दिया 492, तो इक्वी डिस्टेंस नंबर आप देखो, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, एवरेज जो करूंगा वो सबका एवरेज होगा, सेकंड नंबर और इसका एवरेज जो करोगे वो भी आपका एवरेज हो जाएगा सबका, है ना, इक्वी डिस्टेंस। और थर्ड नंबर ये प्लस ये, इन दोनों का एवरेज निकालोगे वो पूरा पूरा सम का आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म उठा ली, है ना, वाई लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वाई है मुझे पता है 6 टर्म है, लास्ट में 10 आना ही आना है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे तो मैं 2 ऐड करूंगा नहीं, 492 डिवाइडेड बाय 6, ये दिस इज द एवरेज, ये कितना है y प्लस 2, y प्लस 10 ओवर दैट इज 2, 6 का दैट इज 8 टाइम 6 8 48 और 6 दूनी 12 दैट इज 82, और 2y प्लस 10 दैट इज y प्लस कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है आप ऐसे कर लो, ऐड कर लो इनको, तब भी कोई फर्क नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 y, तो ये हो गया मेरे पास। और 10 4 18 18 4 24 4 28 और 2 30, दैट इज 3y प्लस 30, रियली सॉरी सॉरी यार, 3y प्लस 30 किसके इक्वल आपका दिया हुआ है, वो आपके पास है 492, दैट इज 5y प्लस 5, यही मैंने यहाँ पर किया था ना, बस यहाँ से 6 तो नहीं, मैंने एवरेज ले लिया था, दैट इज y प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दो, दैट इज 6 8 और 6 अगेन y इज 77। ठीक है, तो इसका लीस्ट नंबर 77 है, और इसका जो लीस्ट नंबर आया था वो मेरे पास कितना है 90। मान क्या रहा है, लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर गाइस दैट इज 77, largest odd number that is 77 plus 10 that is 87, okay, largest odd number or the smallest even number that is the smallest even number that is 90, इन दोनों का सम आ गया, that is 90 plus 87, 8 8 16 17 that is 177, 8 8 16 1 17, sorry, so answer of this question is option number B। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए, है ना, आप थोड़ा सा इस अप्रोच को देखिएगा ना, क्योंकि मुझे पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर से एवरेज से मैं इसको कर सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। जी नेक्स्ट अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप, P started the business with the initial investment of rupees 1000 and after Z months Q joined the business with investment of itna, if at the end of the year profit share is 16.66% less than that of Q, then for the how many months Q was partner in the business।
अगेन इट्स अ सिंपल अप्रोच, मुझे पता है ना कि भाई प्रॉफिट रेशो तो दैट इज ऑब्वियस है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जैसी मर्जी आप कर लो। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रेशो दे दिया, पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट दैट इज द प्रॉफिट रेशो। पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट रेशो कितना है आपके पास, रेशो से कर लो क्या ना, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। 1000 और 1600 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 8। दिस इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और प्रॉफिट का रेशो आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो अगेन दैट इज फ्रैक्शन 1/6 है ना। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ पी 1/6 आपका कम है, तो 1/6 यानी कितना हो जाएगा, क्यू से, क्यू का 6 और उसका 5, इट इज 5 और 6 हो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो, तो सिंपल टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ कि क्या क्या आएगा टाइम का रेशियो, दैट इज टाइम रेशियो इज व्हाट, प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो 5/5 कितना होगा, 6/8 कितना होगा, 3/4। यहीं से पता चल गया 1 और 3/4 है ना, या 4:3 कर लो, दैट इज द सेम थिंग। पी ने आपका क्या किया है, आफ्टर जजमेंट क्यू ने ज्वाइन किया है। ठीक है, पी का तो इसका टाइम पीरियड जो होगा इन्वेस्टमेंट का वो तो 12 मंथ्स ही होगा ना आपके पास, तो 4 यूनिट आपके पास 12 दी हुई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल, दैट इज फॉर द 9 मंथ्स। तो पी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा 12 महीने के लिए, क्यू ने इन्वेस्टमेंट किया होगा आपका 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स क्यू वाज द पार्टनर इन द बिजनेस। ठीक है, तो 9 मंथ्स के लिए वो आपका क्या रहा होगा, पार्टनर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस, है ना। वो जेड, अगर वो जेड मांगता मेरे पास है ना, तो उसे क्या, आफ्टर जेड मंथ्स अगर वो जेड की वैल्यू मांगता, 3 महीने बाद इसने ज्वाइन किया, क्योंकि टाइम पीरियड इसका कितना आ जाएगा आपके पास, 9 मंथ्स आ रहा है ना टाइम। कितने महीने बाद ज्वाइन किया था इसने, 3 महीने बाद, अगर जेड की वैल्यू मांगता है तो मेरे पास आंसर 3 हो जाता है इसका। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इसने क्या दिया हुआ है। अब अगेन इट्स योर चॉइस, आप रेशियो से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उससे करो, अगेन इट्स चॉइस इज योर्स, है ना, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मीनाक्षी और अरुण है ना, उसका इसको इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ, दैट इज 7 और 4 है ना, 7x 4x चॉइस इज योर्स, दैट इज 7x एंड 4x। अरुण ने स्पेंड किया 56.25% ऑफ हिज इनकम। देखो 56.25% बहुत कॉमन फ्रैक्शन है ना, दैट इज 9/16। अरुण ने 9/16 किया है, और मीनाक्षी ने दैट इज 3/8 ऑफ हर इनकम, दैट इज savings amounts to rupees 14700, find the difference between their, and again the choice is yours guys। देखो मीनाक्षी का जो अगर मैं एक्सपेंसेस निकालूं है ना, उसने कितना एक्सपेंस किया 3/8, तो उसके पास फ्रैक्शन कितना बचा 5/8। दिस इज द सेविंग्स ऑफ अरुण, है ना, अरुण एक्सपेंसेस दिया हुआ ना, ठीक है। मीनाक्षी का 3/8 था, 5/8 उसने क्या किया होगा, फिर सेव कर लिया होगा। ऐसी दैट इज 35x/8। अगर अरुण का आप देखोगे दैट इज 4x। इसने अगर 9/16 आपका एक्सपेंसेस किया होगा, तो इसके पास सेविंग्स कितनी होगी, दैट इज 7/16 है ना, 7 इसको दे, ठीक है 7/16 होगा। तो अरुण का सेविंग निकाला, दैट इज 4x का 7/16, दैट इज 4 टाइम्स 7x/4। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ दैट इज 14x/8। इन दोनों का सम आपको दे दिया, दैट इज 14700। कितना आ जाएगा, दैट इज 49x/4, 14700। 49 का 3 टाइम्स जाएगा, इजी नंबर से है ना, आराम से कैलकुलेट हो गया। 38 दैट इज 2400। क्या मांग रहे हैं आपसे, इन दोनों की इनकम का डिफरेंस मांग रहे हैं, दोनों की इनकम डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3x। 3 टाइम्स इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 7200। आई होप क्लियर है आपके पास, है ना। अब इसे चाहो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मेथड होता है ना, जैसे आप करते हो इट्स योर चॉइस, है ना। इट्स अगेन देयर इज अ बेसिक सिंपल मेथड, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दो, रेशियो बोल दो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो। A car covers 120 kilometer with at a speed of 16 km per hour and remaining 192 km with a
20% increase in its original speed. Find a total traveling time taken to complete this. देखो 120 है, मैंने 16 की स्पीड से किया, ये वाला टाइम हो गया। फिर अब ये 192 किलोमीटर में कर रहा हूँ, 20% ज्यादा है स्पीड से। ओरिजिनल मेरे पास 16 है, 16 का 20% कितना होता है, 16 दूनी 32, 3.2। अब मेरे पास जो स्पीड हो गई 20% ही है ना, 16 दूनी 32, 3. 16 17 58, दैट इज 19 पॉइंट। टाइम मांग रहा है, दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। ये तो 10 घंटे हो गया है ना, 192 दैट इज 10 टाइम्स, तो 10 घंटे हो गए। 8 से कर लो, अगेन 16 96 ना, तो 8 का 2 टाइम्स, ठीक है, और 8 8 8 1 जा और 8 5, दिस इज 7.5। टोटल आ जाएगा 17.5। तो सिंपल था, है ना। एक बार 120 से इसने ट्रैवल करा है, स्पीड क्या थी मेरे पास 16, तो बोल रहा है 190 किलोमीटर, इसकी 20% ज्यादा स्पीड से मैंने की। तो अगेन दैट इज अगेन स्मूथ नंबर्स, है ना। नंबर्स यहाँ 192 का डायरेक्ट मल्टीपल दे दिया तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, है ना। So answer of this question is option number again, that is 17.5। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो। The height of a right angle triangle is equal to the length of the rectangle having area 128 centimeter square and the breadth is itna. Find the area of the triangle if its base is 87.5% more than its height. That's a very good question, ठीक है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हाइट ये होगा इसकी, है ना, दैट इज द हाइट, और बेस ये हो जाएगा इसका, दैट दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। मुझसे बोल क्या रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज उसका जो जो आपका हाइट दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट, दिस इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, 128 है ना, उसने ब्रेड्थ दे दिया 8 आपका, लेंथ आपके पास निकल जाएगी, दैट इज 128 ओवर 8, 8 एकम 8 चिंग 48, लेंथ आ गई 16। अब इसके पास हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज सेम, है ना, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 16 सेंटीमीटर या 16 यूनिट जो भी आपका दिया। अब ट्रायंगल के बारे में क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स बेस इज 87.5%, ज्यादा होगा, मोर देन इट्स हाइट। तो 87.5% फ्रैक्शन पता होना चाहिए, दैट इज 7/8, 8 7 15, 15 ओवर 8 टाइम्स अगर मैं करूंगा किसका 16 का, दैट इज 8 इंटू 2, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। तो बेस जो हो जाएगी इसके पास वो कितना हो जाएगा, बेस ऑफ द ट्रायंगल दैट इज 30, यही मांग रहा है ना। इफ इट बेस इज 87, ठीक है जी। मुझे निकालना क्या है इसका, फाइंड द एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस 30 और दैट इज 16, 2 का 8 टाइम्स, 8 दिया 24, दैट इज 240 सेंटीमीटर। आई होप गाइस क्लियर है ना। चलिए तो आई थिंक 20 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल है ना, यूजफुल रहा है आपके लिए, ठीक है। आप प्लीज एक बार इसको खुद से ट्राई करना, एक दो जगह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, एक बार ऑप्शन को लेके है ना, एक बार जो सेम डिस्टेंस था, ठीक, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, है ना, जिस अप्रोच से आपको ठीक लगते हैं। नंबर्स आप कैसे डील करते हो, ब्रेक करके करते हो, जैसे मर्जी करते हो, बट जल्दी होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज आप प्लीज शेयर करिए उन स्टूडेंट से, है ना, जो आपका सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मेंस के जो भी हमारे सेशन है, ऑब्वियस सी बात है ना, 3 4 आप, मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 वीडियो आपकी, है ना, कम से कम 3 से 4 सेट आपके पास हो जाए, ठीक है। मेंस की वो आपका रेगुलर रहेगा। अब आपका जो प्री एक नई सीरीज स्टार्ट है, ये भी हम रेगुलर रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिस जो भी बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल हो पाए। तो आप प्लीज गाइज शेयर करिए, है ना, उन स्टूडेंट से जो आपके सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, आपके रिलेटिव, है ना, कजन है, जो भी है ना, आप प्लीज उनसे शेयर करिए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।